हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसे पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को, अनसॉल्व पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जो अनसॉल्व पेपर को हमने उठाया है, इसमें जो दिए गए हैं क्वेश्चन वो 2019 से लेकर 2022 में पूछे गए आपके जो भी यहाँ क्वेश्चन है उसको वन बाई वन करके यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये याद रखिए हमारा सिंटेक्स का चैप्टर चला जिसमें ऑलरेडी यहाँ 3 पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट है। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और आपको ये भी बता दें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वहां पे हाईलाइट किया गया, वहां नंबरिंग की गई है। लेकिन अगर उस जो भी यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए अगर क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे भी क्वेश्चंस बनते हैं तो उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि अगर कहीं से भी वो क्वेश्चन आ जाए तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको इजीली पहचान के उसको करेक्ट कर सकें। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना अब शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि whom do you wish, हमारा क्वेश्चन क्या है कि whom do you wish to speak। तो याद रखिएगा जो हमारा ये सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। इस पे करेक्शन क्या है, स्पीक के साथ हमेशा क्या लगता है, टू ऐड होकर आता है और इसमें टू मिस्टेक था, उसमें नहीं दिया गया था, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था। और जैसे इसके बाद हम क्या लगा देंगे, टू ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि स्पीक के साथ टू आना भी क्या है, कंपलसरी है। अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इंटर्ड, तो आया यहाँ देखिए आया ही इंटर्ड इनटू द रूम। अब ये भी चूंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी क्या है, हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसमें क्या करेक्शन है, तो याद रखिए कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं। आपको लगेगा पढ़ने में कि हाँ बिल्कुल सेंटेंस सही है, बिल्कुल अर्थ भी सही जा रहा है, सेंटेंसेस का सेंस भी आपको सही लगेगा, लेकिन हम करते क्या है, जो भी वर्ब होती है उनके पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, अब जैसे इसमें इंटर जो आया है, इंटर के बाद इनटू वर्ड यूज किया गया, तो याद रखिएगा इंटर ऐसी वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता था। अगर आप कोई भी प्रीपोजिशन लगाएंगे इंटर के साथ तो हमारा सेंटेंस का हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटर ऐसी वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता। ठीक, अब ये है कि इंटर के साथ नहीं यूज किया जाता तो और कौन सी ऐसी वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता। तो ये देखिए आपको कई सेंटेंसेस यहां दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस में जितने भी आपको प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आए हैं आपको पढ़ने में लगेगा कि हाँ बिल्कुल सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन उन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें जो है ही रीच्ड, वह पहुंच गया, कहां पहुंच गया, टू हिज ऑफिस। तो यहां पे टू हिज ऑफिस नहीं होना चाहिए, यहां सिर्फ होना चाहिए ही रीच्ड हिज ऑफिस। रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। उसी तरह से ही अटैक, उसने अटैक कर दिया, कहां कर दिया, ऑन हिज एनिमी। अपने ऑन का मतलब पर, किस पे, अपने दुश्मनों पर। तो अपने दुश्मनों पर अटैक कर दिया, पढ़ने बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अटैक के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ही अटैक हिज एनिमी डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक, यहां ऑन हमें लगता है पढ़ने में, लेकिन यहां आता नहीं है। उसी तरह से ही रिक्वेस्टेड फॉर योर हेल्प, तो पढ़ने बिल्कुल सही लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, कि रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट किया फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए, लेकिन रिक्वेस्टेड के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। देखिए सब बहुत क्लोज मीनिंग दे रहे हैं, पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे सही है, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे सेंटेंस सही नहीं है। उसी तरह से ही आस्क्ड टू मी, तो ही आस्क्ड टू मी और यहाँ पे टू गो देयर, तो आस्क भी क्या है, यहाँ पे आस्क के बाद भी टू का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आप याद करिए नरेशन जब आप पढ़ते हैं, नरेशन में क्या लिखते हैं आप, सेड टू। तो सेड टू को जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप क्या लिखते थे, आस्क्ड का यूज करते थे। ठीक, और सेड टू को हटाकर आस्क करते थे, वहां टू उसमें क्या रहता था, इन्वॉल्व रहता था। इसी तरह आस्क के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये भी सेंटेंस क्या रहेगा, इनकरेक्ट। उसी तरह से ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, किसको जवाब दिया, टू मी, मुझे। तो याद रखिएगा रिप्लाइड के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। उसी तरह से आंसर टू माय क्वेश्चन, तो यहां आंसर के बाद भी क्या है, टू आया, टू यहां पर भी नहीं रहेगा। उसी थी ही लव्स टू एवरीवन, तो ही लव्स एवरीवन होना चाहिए, टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह ही हेट्स टू नोबडी, तो ही हेट्स वह नफरत करता है, नोबडी मतलब किसी से भी नहीं, तो हेट्स भी ऐसी वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। उसी तरह से ही साइंड, उसने साइन कर दिया, कहां साइन कर दिया, ऑन द पेपर, पेपर पर। देखिए पढ़ने बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन साइन के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट लिखा जाता है ही साइंड पेपर। ठीक, फिर देखिए ही ज्वाइन, उसने ज्वाइन कर लिया टू द इंडियन आर्मी, तो ज्वाइन के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। फिर है ही कंट्रोल्ड, उसने कंट्रोल किया टू हिज इमोशंस, अपने इमोशंस को, तो कंट्रोल के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। उसी तरह से डिस्पाइट ऑफ बीइंग पर्सन, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। इन स्पाइट ऑफ ने पढ़ा होगा, इन स्पाइट हो गया है ना, इंस्टेड ऑफ हो गया, लेकिन डिस्पाइट जो होता है इसके बाद डायरेक्ट अगर जीरेंड आता है तो आता है, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, उसी तरह से ही ऑर्डर
ऑर्डर्ड टू एवरीवन, तो ही ऑर्डर्ड के साथ भी, ऑर्डर के साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता। अब ऑर्डर के सेंटेंस को याद करिए, जब आप पढ़ते थे आपका इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेस आते थे जहां ऑर्डर का सेंस देना होता था, तो सेड या सेड टू को हटाकर आप ऑर्डर्ड करते थे, वहां ऑर्डर भी, जब ऑर्डर करते थे टू वहां से हट जाता था। तो उसी तरह से ऑर्डर में ऑलरेडी टू की मीनिंग रहती है, इसलिए यहां पे टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से ही डिस्कस्ड, उसने डिस्कस किया किसके बारे में, अबाउट दिस प्रोजेक्ट विद हिज फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट के अबाउट मतलब के बारे में। तो डिस्कस पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा। ही ओबे, वह कहना मानता है किसका, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का, तो यहां पर भी ओबे के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। और ही रिसेंबल्स टू हिज ब्रदर, तो यहां रिसेंबल के साथ भी टू का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका मतलब कि बहुत ढेर सारी ऐसी वर्ब हैं जहां आपको पढ़ने में लगेगा कि हाँ ये इसके बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वो प्रीपोजिशन उस वर्ब में ऑलरेडी मान लिया जाता है कि वहां पे है, वहां पे दोबारा उसको फिर से लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रीपोजिशन की मीनिंग वो खुद देते हैं। वो पूरी वर्ब क्या होती है, कंप्लीट मीनिंग देती है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे एग्जाम में इंटर सिर्फ आई थी, लेकिन इससे रिलेटेड और कौन से जो हमें इंपॉर्टेंट वर्ब लग रही थी वो आपको लिखा दिया गया है। तो याद रखिएगा ये सभी सेंटेंसेस हमारे क्या हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस हमारे सब सेंटेंसेस क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसमें कौन कौन सी वर्ब है एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं। इंटर हो गया, रीच्ड हो गया, अटैक हो गया, है ना, रीच्ड, अटैक, रिक्वेस्ट, आस्क, रिप्लाइड, आंसर, लव्स, हेट्स, साइंड, ज्वाइंड, कंट्रोल, डिस्पाइट, ऑर्डर, डिस्कस्ड, ओबे और रिसेंबल। तो इन सब वर्ब के साथ क्या करेंगे, किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई प्रीपोजिशन लग के आ रहा है तो बस वहां पर ही हमारा सेंटेंस में क्या रहेगा, मिस्टेक रहेगी, याद रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिस इज एन यूजफुल बुक, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अब ये क्या इनकरेक्ट है, तो आपको देखिए आपको बताया गया था कि जो पार्ट इसका जो कहते हैं आर्टिकल के जो रूल होते हैं, आपको बताया गया था किसी भी वर्ड का पहला अगर प्रोनाउंसिएशन आ से अह के बीच में आएगा तो वहां क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और का से ज्ञा के बीच में अगर आता है तो वहां क्या लगाते हैं आप, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यूजफुल के पहले लगाना है ए या एन, तो यूजफुल कैसे लिखेंगे, तो यूजफुल ऐसे लिखेंगे ना, यूजफुल। तो यूजफुल में पहला क्या आ रहा है, या में ऊ की मात्रा, और या किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में। तो जो भी किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन, पहला उच्चारण अगर का के ज्ञा के बीच में आ रहा है तो ए लगाएंगे, आ से हक बीच में आ रहा है तो एन लगाएंगे। और यूजफुल में या निकल के आ रहा है और या का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए एन नहीं लगेगा, यहां पे ए का प्रयोग करना चाहिए, और यहां पे यही मिस्टेक था। ठीक, अब देखिए इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन यहां बनाए गए, यहां पे भी ए या एन लगाया गया है। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, इंटरेस्टिंग बुक कह रहे हैं, दिस इज अ इंटरेस्टिंग बुक। तो इंटरेस्टिंग में पहला शब्द क्या निकल का, ई, इंटरेस्टिंग, ई पहले निकल कर आ रहा है, और ई किसके बीच में होता है, अ से आह के बीच में, और जो आ से आह के बीच में जिसका साउंड निकल के आएगा वहां क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए हाँ ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि एन इंटरेस्टिंग बुक यहां पर होना चाहिए। उसी तरह से ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय, तो यहां जिसके पहले आर्टिकल लगा है उसका पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है, ग, क्योंकि गुड आ रहा है ना, गुड मतलब ग, और ग किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में, का से ज्ञा के बीच में जो आता है वहां क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दूसरा ही इज एन गुड नहीं होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। उसी तरह से ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट लिखने क्या करते हैं, आ का साउंड आ रहा है ना, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट लिखेंगे अगर हिंदी में लिखें तो पहला साउंड क्या आएगा, आ का साउंड आएगा, और आ से आह के बीच में जो आएगा वहां एन लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ ए लगाया गया है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह से ही इज एन वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो अभी ऑनेस्ट में आ साउंड आया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे देखिए वेरी है, कि आर्टिकल जिसके आगे आएगा उसी के साउंड को ध्यान देना है। अब यहाँ वेरी है तो वेरी का साउंड क्या है, वेरी, वाह में ऐसे लगाएंगे वेरी, तो वेरी में वाह का साउंड आएगा, वाह किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में, और का से ज्ञा के जो बीच में आता है वहां क्या लगाते हैं हम, वहां पे ए का प्रयोग करते हैं, और यहाँ एन लगाया गया तो एन वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, और जहां ए लगाया गया है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, अब इसमें ये देखना है, देखिए इसमें करेक्शन क्या है, पहले तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, ये तो पता है हमें। अब क्या इनकरेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आपको बताया गया है, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ,
पोस्ट ऑफ, इनके बाद डायरेक्ट क्या आता है, नाउन आता है, इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, इनके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, उस नाउन के पहले और इन वर्ड के बाद, ऑफ के बाद और नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। और यहां देखिए क्या है, काइंड ऑफ आ गया, ये है नाउन और बीच में क्या डाल दिया गया है, आर्टिकल। तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए, आर्टिकल डालने की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक, इसमें तो एक करेक्शन ये है, अभी इसमें एक करेक्शन और है। अब देखिए, जैसे ये देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, ये पूरा मिलाकर एक वर्ड बनेगा, पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है यहां तक पूरा मिलाकर। ठीक, अब आप देखिए, आपके एग्जाम में आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन के लास्ट में अगर व्हाट काइंड ऑफ मैन या कुछ भी तरह करके आता है, आप देखिए यहाँ पे लास्ट में मार्क्स क्या है, आप देखेंगे इंट्रोगेटिव मार्क्स है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपका क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है, तो याद रखिएगा WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, ये पूरा मिलाकर क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करेगा। ये पूरा का पूरा व्हाट काइंड ऑफ मैन, ये पूरा मिलाकर एक शब्द कहलाएगा। ठीक, इसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके बाद हम क्या लगाते हैं, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट आता है। कब? जब ये काम किसका करता है, इंट्रोगेटिव का। लेकिन यही सेंटेंस क्या होता है, अगर इसमें मार्क्स आ जाए एक्सक्लामेटरी का भी एग्जैक्टली यही मार्क्स होता है। ये भी पूरा क्या है हमारा, ये हमारा पूरा इंट्रोगेटिव का कहलाएगा। जब यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, मतलब ये वर्ब हो गया, तो यहां पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले WH आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगी, आपकी वर्ब या मेन वर्ब जो भी आएगी, वर्ब उसके बाद आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या करेंगे, WH जब इंट्रोगेट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब कहिए या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले आएगी और सब्जेक्ट क्या होगा, बाद में आएगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव बाद पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब यहां देखिए क्या आएगा, यहां लास्ट में है ही इज, तो ही इज वाला जो आता है ना, सोच के बताइएगा, ये ही इज है, याद रखिएगा, अगर ये इंट्रोगेटिव होगा ना तो इज पहले आएगा, ही बाद में आएगा। और अगर ये मार्क्स, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाएगा तो याद रखिएगा, ही पहले आएगा, इज बाद में आएगा। ठीक, तो ये मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर मार्क क्या आया है, इंट्रोगेटिव आया है, तो पहले वर्ब लगाइए फिर सब्जेक्ट लगाइए। अगर मार्क ये आया है तो पहले सब्जेक्ट लगाइए फिर वर्ब लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए दो मिस्टेक था, एक तो आर्टिकल का मिस्टेक था, और ये क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाए गए। तो इसमें दो तरह से आए थे, चूंकि यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए यहाँ आया है कि दे ऑल कम हियर। अब इसमें देखिए दे ऑल मतलब वे सभी कम हियर यहां आते हैं। अब ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखिए जब भी वर्ड आ जाते हैं, जैसे दे, जितने भी प्लूरल हैं, 3 ही प्लूरल मेन है, आप देखेंगे प्रोनाउन में, एक आता है फर्स्ट पर्सन में ले लीजिए तो आपको मिल जाता है वी, और थर्ड पर्सन में मिल जाता है दे, और सेकंड जो यू होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम करता है। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा, अगर इन तीनों के साथ आपको ऑल आ जाए, इसमें दे ऑल, वी ऑल या यू ऑल, तो याद रखिए ये इनकरेक्ट होता है। अगर ये दोनों को साथ में लिखना है तो आपको करना क्या होता है, ऑल को पहले लिखना पड़ता है। ऑल को पहले लिखेंगे और फिर ऑल लगाने के बाद आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, और ऑफ लगाने के बाद आपको जो यहाँ पे दे है ना, दे का ऑब्जेक्टिव केस आपको देम करना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब पहले नंबर पे क्या है, प्रोनाउन है, दूसरे नंबर पे क्या है, ऑल है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो पहले दूसरे नंबर का जो होगा ना उसको पहले लिखेंगे, जो दूसरे नंबर पे आया है ऑल को पहले करेंगे और इसको बाद में करेंगे, और बीच में क्या कर देंगे, ऑफ का प्रयोग कर देंगे और इसको ऑब्जेक्टिव केस में कर देंगे, तो हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह से वी ऑल का हो जाएगा ऑल ऑफ अस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यू ऑल का क्या होगा, ऑल ऑफ यू का यू ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक, तो ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो ये दोनों एक साथ आएंगे, तो ऑल को पहले करना है, ऑफ लगाकर ये जो भी प्रोनाउन आएंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लगा देना है, और बाकी जो सेंटेंस बचेगा उसको वैसे ही नोट कर देंगे। तो यहाँ दे ऑल का क्या किया गया है, ऑल ऑफ देम कर दिएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ आया है मोहन इज अ माइजर मैन। तो देखिए माइजर मैन, ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसको सही करने के लिए क्या करना है, यहाँ सेम क्या करना है, मोहन का मोहन ही रहेगा, मोहन का मोहन ही कर देंगे, इज का इज ही रहेगा। अब याद रखिएगा यहाँ आ का आ रहेगा, माइजर का माइजर कर देंगे, लेकिन यहाँ बस इतने पे हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, मैन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि माइजर एक नाउन है, माइजर का मतलब होता है कंजूस इंसान। माइजर अगर एडजेक्टिव होता तब इसके बाद हम क्या लगाते, मैन लगाते। माइजर का मतलब ही होता है कि क्या, कंजूस इंसान। तो कंजूस इंसान जब वो खुद ही है, वो अपने आप में नाउन है, तो उसके लिए मैन लगाने की क्या जरूरत है। यहाँ मैन क्या था, एक्स्ट्रा वर्ड लगा हुआ था, क्योंकि माइजर यहाँ
यहाँ एडजेक्टिव नहीं है बल्कि ये नाउन है, और नाउन के बाद दूसरा नाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट मीनिंग खुद दे रहा है। ठीक, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट। जैसे मैं इनको हटाया हमने, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, शी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको याद होगा, अगर जैसे आपने ग्रामर तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें देखिए शी डेयर्स, डेयर्स कहाँ लगाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, और जब एस ई एस लगाते हैं तो लास्ट में नॉट आता है क्या, नॉट लास्ट में नहीं आता। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस नहीं दिया गया है, बल्कि ये दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में 3 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, देखिए यहाँ पहले इसको समझ लेते हैं। एक होता है नीड नॉट, एक होता है डेयर नॉट, एक होता है हैड बेटर। ठीक, और तीनों के साथ नॉट फिक्स होकर आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी नीड नॉट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी। इसके नीड का नीड्स नहीं होता, डेयर का डेयर्स नहीं होता, हैड का हैड्स नहीं होगा। तो नीड नॉट के बाद भी क्या आएगी, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले टू नहीं लगता। और इसमें डेयर के नॉट भी डायरेक्ट क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस वर्ब के पहले टू नहीं लगा सकते। और हैड बेटर के साथ भी डायरेक्ट आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले भी टू नहीं लगाया जाता। अक्सर टू लगाकर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, और इसमें क्वेश्चन क्या किया गया, डेयर्स नॉट। डेयर्स नॉट नहीं होता, डेयर नॉट होता है, डेयर नॉट, डेयर नॉट। ठीक, तो जब डेयर नॉट होता है तो एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डेयर नॉट ही लगता है। और डेयर नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के पहले टू नहीं लगना चाहिए, टू यहां नहीं लगा है, केवल एस एक्स्ट्रा लगा था, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट होता है। डेयर नॉट, नीड नॉट, हैड बेटर होता है। ठीक, इसलिए हमारा देखिए शी डेयर नॉट यहां लगाया गया है, स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मी है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर इसमें शी डेयर नॉट बिल्कुल सही लगाया गया, लेकिन इस वर्ब के पहले क्या लगा दिया गया, टू लगा दिया गया, तो इसके बाद जो वर्ब आती है उसके पहले टू भी नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे शी डज नॉट डेयर, अगर यही सेंटेंस देखिए शी डेयर नॉट, दो चीज ध्यान देना है। ये जो हमारा सेंटेंस है डज नॉट, डज के बाद जब नॉट आ जाता है ना, तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज के साथ नॉट लगाते हैं, उसके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेन वर्ब हो गई, और जब सेंटेंस में एक मेन वर्ब आ जाती है, जब दूसरी फिर से वर्ब लगती है तो उसके पहले टू लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। अब दोनों में क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक चीज आप अगर ध्यान देखें, आप ये देखिए कि सेंटेंस में क्या आया है, आप देखेंगे कि डेयर नॉट आया है या फिर आया है नॉट डेयर। बस ये चीज ध्यान दीजिए कि दोनों में अंतर क्या है, एक में आया है डेयर नॉट और एक में आया है नॉट डेयर, उल्टा नॉट पहले और डेयर बाद में, एक में डेयर पहले नॉट बाद में। तो देखिए इसमें क्या आया था, डेयर नॉट। इसमें जो क्वेश्चन हमारा आया है यहाँ क्या आया है, डेयर नॉट। डेयर नॉट में डेयर पहले आया है नॉट बाद में, जब डेयर के साथ नॉट आएगा तो डायरेक्ट क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डेयर का डेयर्स नहीं लिखना है। ठीक, लेकिन अगर देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ डेयर नॉट आया है कि नॉट डेयर आया है। यहाँ देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें नॉट डेयर, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है नॉट डेयर। जब नॉट डेयर आएगा ना, तो नॉट डेयर के बाद याद रखिएगा हमेशा टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगा जब नॉट आएगा, तो इसलिए 2 + V1 हो गया। और इसमें इसके आगे टेंस के अकॉर्डिंग डू, डज, डिड भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कौन से टेंस में आप लगा रहे हैं। तो नॉट डेयर वाला टेंस का सेंटेंस होता है, लेकिन डेयर नॉट वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस होता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही नीड नॉट, तो हमें पता है नीड, अगर नीड नॉट आया है तो नीड नॉट के क्या साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हमारा सेंटेंस क्या है, राइट है। लेकिन जब नीड नॉट के बाद अगर टू लगा देंगे और टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट, तो डज नॉट यहाँ क्या आ गया, डज नॉट नीड। उसी तरह से सेम उसी तरह है, अगर देखिए डज नॉट, नीड नॉट में भी क्या है, अगर सेंटेंस में क्या आया है, नीड नॉट, अगर आ गया नीड नॉट, तो नीड नॉट के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट पहले आ गया है और नीड बाद में आ गया है, तो याद रखिएगा तब यहाँ पे प्लस यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, टू लगा के आएगा। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, जब आएगा यहाँ पे नॉट नीड, तो नॉट नीड जब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, 2 + V1 लगाना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ नीड नॉट, नॉट नीड के पहले अगर डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे, सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी है, डेयर नॉट के साथ भी सेम वही कंडीशन है। आपको ये देखना है कि डेयर, आपको ये देखना है कि डेयर नॉट आया है या फिर नॉट डेयर आया है।
अगर डेयर नॉट आया होगा तो डेयर नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नॉट डेयर आया है तो टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तीनों के साथ वही कंडीशन चलेंगी, बस ये याद रखना है। तो यहां देखिए क्या है, डेयर नॉट, जब डेयर नॉट आया है तो डेयर नॉट के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन यहां क्या आया है, डेयर नॉट, यहां पर भी देखिए डेयर नॉट आया, जब डेयर नॉट के साथ हमें पता है कि टू नहीं लगाया जाता, तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां आ गया, अगर देखिए यहां पे कह रहे हैं नॉट यू डू, यहां पे नॉट होना चाहिए, टी छूट गया है। अगर देखिए अगर आ गया नॉट डेयर, जब नॉट डेयर आ जाता है तो नॉट डेयर के साथ टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और यहां देखिए टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। और जब डेयर नॉट डेयर के साथ अगर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और हैड बेटर में भी देख लीजिए, हैड बेटर अगर डायरेक्ट आता है उसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सेंटेंस हमारा राइट है। लेकिन डेयर जो हैड बेटर के बाद अगर टू लगा देंगे, और इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ब मिसिंग हो गई, तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा, टू गो देयर, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे बी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये तीन वर्ड हैं आपके पास। तीन वर्ड कौन कौन से हैं आपको बताया गया, एक है नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर। इनके बाद डायरेक्ट क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनके साथ अगर टू लगा के लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर नॉट को पहले कर दें, नीड को बाद में कर दें, तब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, अब आ जाते हैं चलिए अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई विश, आई विश, अब आपको याद करिए, इससे पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था कि चाहे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, इफ से हो या फिर किससे हो, आई विश से, इन दोनों में से अगर किसी से सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस में अगर आ रहा है क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो उसमें से केवल और केवल क्या यूज किया जाता है, वर का हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आई विश का मतलब काश, काश मतलब कल्पना, कोई कह रहा है इमेजिनेशन की बात कर रहा है, और इमेजिनेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं हम, WERE का यूज करते हैं, WERE, तो WER करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसे हमें लिखना है, इस सेंटेंस को हमें लिखना पड़ेगा, जैसे यहां सेंटेंस है, हम यहां लिखेंगे आई विश, आई विश का आई विश कर देंगे, कॉमा, अब यहां आई के साथ वॉज नहीं लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें वर लिखना पड़ेगा, तो आई वर द चीफ मिनिस्टर, तो यहां हो जाएगा आई वर द चीफ मिनिस्टर का मिनिस्टर कर देंगे, और बाकी जो भी वर्ड बच रहे हैं उसको वैसे ही लिख देंगे, ऑफ का ऑफ, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे प्रदेश का प्रदेश कर देंगे। तो बस इतना हमें करना है, मेन फोकस किस में करना है कि आई विश या इफ के बाद आई हो, ही या शी, कोई भी आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वर लगाना है अगर इज, एम, आर की बात आती है तो। और उसी तरह अब देखिए अगला सेंटेंस आपको ये भी बताया गया था कि दो कंडीशन बताई गई थी, अगर आपको लगाना है इज, एम, आर, वॉज, वर में से तो सिर्फ वर लगेगा, और सेंटेंस में अगर हैज, हैव, हैड में से लगाना है तो सिर्फ हैड आता है। तो अगर यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई एक आ जाए तो समझ जाइए आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। और अगर सेंटेंस में आई विश या इफ से सेंटेंस शुरू हो गया तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट जैसे आई का आई हो गया, विश अगर हो गया, विश का विश हो गया, कॉमा का कॉमा। अब आई के बाद अगर इज, एम, आर, वॉज, वर होगा तो वर लगाएंगे, अगर हैज, हैव, हैड में से लगाना हो तो याद रखिएगा हैव का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज होता है। तो हो जाएगा ए आई विश, आई हैड द पावर, पावर का पावर कर देंगे, ऑफ का ऑफ हो जाएगा, उसके बाद चीफ का चीफ हो जाएगा, मिनिस्टर का मिनिस्टर कर देंगे। आगे का सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। केवल प्रॉब्लम किस में थी, प्रॉब्लम थी केवल और केवल क्या करना है, हैड कर देना। तो इफ या आई विश जो सेंटेंसेस होते हैं उसके सब्जेक्ट के बाद या तो लगेगा वर या तो लगेगा हैड। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर लगा कर आया है तो वहां वर लगा दीजिए, अगर हैज, हैव में से कोई लगाकर आया है तो वहां हैड कर दीजिए, बस इतना करना है। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगले क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ सम्स। तो याद रखिएगा आपको दो वर्ड लिखाएंगे, इसको डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो शब्द होते हैं, एक होता है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा जो आती है वर्ब प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब जो आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें उल्टा, देखिए इसमें क्या है, अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या कर दी गई थी, सिंगुलर कर दी गई थी, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या लगानी चाहिए, हमें प्लूरल लगानी चाहिए, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता वर्ब क्या होता है, द नंबर ऑफ। देखिए उसमें केवल अंतर क्या है, इसमें ए लगा है, इसमें द लगा है। जब नंबर ऑफ के पहले ए लग जाएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, जब नंबर ऑफ के पहले द लग जाएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक, तो द नंबर ऑफ के साथ देखिए यहां सिंगुलर वर्ब आई है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल वर्ब लगा के आ जाएगी तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे बी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। तो दीपू जो है हैज बीन, अभी देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लग रहा है, हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ठीक है, दीपू सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या आई है, सिंगुलर आई है, बिल्कुल सही है। बीन के साथ आईएनजी लगा है, चलिए ये भी सही है। और कहाँ रह रहा है, इन दिस हाउस, इस घर में। कब से लग रहा है, फ्रॉम 2018, ये 2018 से। तो 2018 क्या है, निश्चित समय है। और बताइएगा आप कि निश्चित समय के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर या सिंस का यूज करते हैं या फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर देखिए इसमें तीन कंडीशन है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ निश्चित समय के साथ, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा सेंटेंस यहां क्या होना चाहिए था, सिंस लगाना चाहिए था। हमें सिंस लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। यहां मिस्टेक क्या किया गया था, यहां सिंस के बजाय फ्रॉम का यूज किया कर दिया गया था। हाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम लगता है, लेकिन फ्रॉम कहां लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो वहां हमारा सिंस का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया था। लेकिन इसी सेंटेंस को देखिए, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। अब ये देखिए सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। और हैड बीन के साथ वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म आती है तो ये सेंटेंस क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या यूज करते हैं, हम फ्रॉम का यूज नहीं करते, बल्कि किसका यूज करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे सिंस लगा देंगे तब। लेकिन ये भी सेंटेंस क्या था, हमारा इनकरेक्ट था। लेकिन अगर यही सेंटेंस आ जाए कैसे, दीपू विल हैव बीन लिविंग, दीपू जो है रह रहा होगा, और कब रह रहा है, इन दिस हाउस, इस हाउस में कब रह रहा होगा, फ्रॉम। और फ्रॉम लगाने के बाद यहां लगा दिएगा फिर। तो याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आ जाता है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो जो निश्चित समय होता, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम ही लगता है, सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। अगर यहां हम सिंस लगा देते हैं ना, तो सिंस यहां क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन यही सेंटेंस अगर प्रेजेंट और पास्ट का होता तब तो हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मे भी आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज कितने रखते हैं, मे भी यहाँ कुछ आपको ना कुछ तो सेंटेंस यहाँ समझ में आए होंगे। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है आप इसमें क्या करें, कमेंट करें। और वीडियो को हो सके तो आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे जैसे वॉच बढ़ेगी या जैसे जैसे लोग और देखेंगे तो मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।